हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी सीटेड पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आप किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए ये जितने भी पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारे दिए गए हैं, जीव एवं जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, जीव एवं जंतु विज्ञान जो है उनके पिता अरस्तु को कहा जाता है। दूसरे पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि चिकित्सा विज्ञान का पिता कौन है। चिकित्सा विज्ञान का पिता की बात करें तो हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। चिकित्सा विज्ञान के पिता हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में कौन किए थे? रॉबर्ट हुक ने की थी। राइट। चौथे पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गोलीसेप्टिकमा की होती है। किसका होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है। अगले पॉइंट में देख रहे हैं, सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। अगले पॉइंट को देखते हैं। सारे पॉइंट आपके बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। अगले पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कि पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें कैरोटीन का निर्माण होना है। किसी पत्ती को आप देखते होंगे, उसका कलर जो होता है पीलापन हो जाता है, तो उसमें वो जो पीला हो जाता है उसका कारण क्या है? उसमें कैरोटीन का निर्माण हो जाता है। राइट। अगले पॉइंट को देखते हैं, फलों के छिलके एवं फूलों में वर्णी लवक, जिसको आप क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, पाए जाते हैं। फल के छिलके और फूल में वर्णी लवक, यानी आप इंग्लिश में इसको क्रोमोप्लास्ट कह सकते हैं, पाए जाते हैं। अगले पॉइंट में देख रहे हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। राइट। अगले पॉइंट जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके हैं, राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम जो हैं आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अगले पॉइंट में देखेंगे, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। काफ़ी प्रोटीन पाए जाते हैं। राइट। अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे, केंद्रक की बात करें। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए एवं आरएनए होता है। केंद्रक में क्या क्या होते हैं? केंद्रक में गुणसूत्र जो होते हैं डीएनए एवं आरएनए रहता है। राइट। अगले पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कि बोला जा रहा है, मनुष्य में 13 जोड़े, 13 जोड़े कहने का मतलब 13 गुना 2 कर दीजिए आप 46, सॉरी 13 बोल रहे हैं 23। मनुष्य में 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा, 23 जो होते हैं मदर से आते हैं और 23 जो होते हैं फादर से आते हैं, तो दोनों मिलके 46 हो जाते हैं। डीएनए जो है एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है, ये भी आप लोगों को पता होगा। डीएनए जो है एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। अगले पॉइंट में देख रहे हैं, कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। कैसे होती है प्रजनन एवं वृद्धि? कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। अगले पॉइंट में देखेंगे, समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। समसूत्री विभाजन के कारण ही जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कोशिका जीवन की छोटी संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में, 4 ऑप्शन भी दे दिए जाएंगे कि जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन है, तो आपका आंसर कोशिका हो जाएगा। ओके। अगले पॉइंट में है, मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं होती है। कितना होती है? 5000 अरब कोशिकाएं होती है। अब देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको
बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा। गुणसूत्र की खोज कौन किए थे? तो वाल्डेयर ने की थी, राइट। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। जोहानसन ने जीन शब्द का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। सबसे छोटी कोशिकांग की अगर हम लोग बात करें तो राइबोसोम जो है सबसे छोटी कोशिकांग है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का कार्य है जो है सबसे मुख्य कार्य जो है प्रोटीन का संश्लेषण करना ही आरएनए का प्रमुख कार्य है, मुख्य कार्य है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, राइट। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। डीएनए से आरएनए बनने की विधि क्या कहलाती है? आपसे पूछ लिया जाएगा कि डीएनए से आरएनए बनने की विधि क्या कहलाती है? आपका आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ओके, चलिए तो इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस किए। डीएनए से आरएनए बनने की विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आगे देखेंगे, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाएगी? शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है। सभी पॉइंट आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल भी आप इसको इग्नोर ना कीजिएगा। देखिए ये शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाएगा। अनावृत बीजी पौधा वह होता है जिसके बीज में आवरण पाया जाता है, राइट। अनावृत बीजी पौधा आपसे पूछ लिया जाएगा तो वैसे पौधे को कहते हैं जिनके बीज में आवरण पाया जाता है। अगले पॉइंट को डिस्कस करें। शैवाल में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगले पॉइंट में देखेंगे, सबसे छोटा आवृत बीजी पादप कौन है? लेमना है। और सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा कौन है? यूकेलिप्टस है, राइट। कौन है? यूकेलिप्टस। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है अगर पूछ लिया जाए? वुल्फिया है। सबसे बड़ा पुष्प अगर पूछा जाए रिफ्लेसिया होता है। सबसे बड़ी पत्ती अगर पूछा जाए विक्टोरिया रिजिया की होती है। सबसे छोटी बीज अगर आपसे पूछा जाए ऑर्किड का होता है। सबसे बड़ा बीज अगर आपसे पूछा जाए लेडोसिया का होता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप कौन होता है? जेमिया पिग्मिया, राइट। चलिए अगले पॉइंट को देखेंगे। अब देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है पॉइंट, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। केंद्रक की खोज कौन किए थे? आपसे पूछ लिया जाएगा कि केंद्रक की खोज कौन किए, तो आपका जवाब जो होना चाहिए रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है किसने दिया है? कौन बनाए हैं? तो डीएनए को आप लोग देखे होंगे डबल हेलिक्स, इसका इस तरीके से आपका इस तरीके से डीएनए का जो है हेलिक्स है, डबल हेलिक्स मॉडल है इसका। तो इसको वाटसन एवं क्रिक ने बनाया है, राइट। बिल्कुल याद रखने वाली बात है। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कहाँ से होता है? संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है। कौन करता है? हृदय करता है, राइट। अब अगले पॉइंट को देखेंगे। एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। अगर एक नॉर्मल मनुष्य की बात हम लोग करें तो एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, रहता है। लाल रक्त कण जो होता है गोलाकार होता है, केंद्र रहित होता है और हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण होता है, राइट। और लाल रक्त कण को हम लोग आरबीसी बोलते हैं, आप लोगों को सभी को पता होगा। तो आरबीसी का जीवन काल पूछा जाएगा आपको कितने दिनों का होता है? आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, कुछ भी ऑप्शन दे दिया जाएगा, 120, 140, 160, 180, कुछ भी दे दिया जाएगा। आपका आंसर क्या होना चाहिए? लाल रक्त कण यानी आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। अगले पॉइंट को देखें। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य जो होता है आरबीसी का ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करता है। कौन करता है? लाल रक्त कण करता है। ओके, चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ओके,
कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, राइट। चलिए अगले पॉइंट को देखेंगे। प्लीहा, स्प्लीन को शरीर का क्या कहा जाता है? रक्त बैंक कहा जाता है। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। हम लोग डब्ल्यूबीसी की बात करें, श्वेत रक्तकण जिसको कहते हैं, तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? बाहर से आए हुए रोगाणुओं का हनन करना है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल आपसे पूछा जाए तो कितने दिन का होता है? मात्र 1 से 4 दिन का होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। आरबीसी का आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं, 120 दिन का होता है। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति 72 बार प्रति मिनट होती है। नॉर्मल मनुष्य की धड़कन की गति अगर जांचें आप लोग तो 72 बार 1 मिनट में हो जाती है, ओके। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में जब होता है तो कितना मिनट लगता है? ओनली 23 सेकेंड लगता है। कितना? 23 सेकेंड। रक्त समूह की खोज कौन किए? तो रक्त समूह की खोज 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपके। मनुष्य में 4 समूह के ब्लड पाए जाते हैं, रक्त पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो ए हो जाएंगे, दूसरे बी हो जाएंगे, तीसरा ए बी और चौथा ओ। ये नॉर्मली है, ठीक है। अब नेगेटिव में पॉजिटिव में सबके अलग अलग हो जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है? सर्वदाता बोला जाता है, यानी यूनिवर्सल ब्लड डोनर बोला जाता है। जिस भी मनुष्य का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसको हम लोग रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहते हैं, यूनिवर्सल ब्लड डोनर बोलते हैं। वहीं अगर हम लोग रक्त समूह ए बी की बात करें तो रक्त समूह ए बी जो होता है सर्वग्राही कहलाता है। इसका मतलब हो गया यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट हो जाता है, रिसेप्टर भी इसको आप लोग कह सकते हैं, ओके। चलिए अगले पॉइंट को देखेंगे। ये सारे हम लोग ब्लड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और ये क्षारीय होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? पारे पर 120/80 mm होता है, राइट। श्वसन में शर्करा ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा? अमाशय में होगा। प्रोटीन का पाचन अमाशय में होगा। पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। सभी लोग को पता है कि पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। उसके बाद पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर होते हैं, जिसको यकृत बोलते हैं, हिंदी में लीवर होते हैं। आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो आप लीवर बताएंगे, या फिर हिंदी में बताना है तो यकृत बताएंगे। मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है? सभी को पता है 2 होती है, ठीक है। ये तो छोटी सी बात हो गई। 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है, ओके। आगे के पॉइंट को डिस्कस कर लें। मानव शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं? अस्थि की संख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। तो 206 अस्थियां होती है। खोपड़ी में अगर हड्डी की संख्या पूछ लिया जाए 8 होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम पूछ लिया जाए तो स्टेपिस होते हैं, जो कि कान में होते हैं ये हड्डी, इसका नाम है स्टेपिस। हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। हार्मोन का कार्य क्या है? तो सभी प्रकार के जो रासायनिक क्रिया होते हैं उसको नियंत्रित करना है। अब हम लोग बात करें ग्रंथि की, तो मास्टर ग्लैंड ग्रंथि किसको कहते हैं?
तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं। मेडुला ग्रंथि जो है रक्तचाप को नियंत्रित करती है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। और शरीर की ये देखिए आपका जो ब्लड शुगर वगैरह जो होते हैं इंसुलिन के कमी के कारण ही हो जाते हैं। तो जिन मनुष्य को बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर हो जाते हैं तो उन्हें इंसुलिन बाहर से दी जाती है। ओके, क्योंकि उनका जो इंसुलिन होता है उन इंसुलिन का स्राव ही रुक जाते हैं, जिसके कारण उन्हें काफ़ी कठिनाई होती है। चलिए, शरीर की वृद्धि में उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या कहलाते हैं? थायरॉक्सिन कहलाते हैं। आगे पूछा जाएगा आपसे कि ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल से नहीं ढका रहता है क्या कहलाएगा? अनावृत बीजी कहलाएगा। राइट। साग सब्जी का अध्ययन क्या कहलाएगा? साग सब्जी का अध्ययन जो होते हैं ओलेरीकल्चर कहलाता है। ओके। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे आप लोग। संसार का सबसे बड़ा पक्षी की बात करें तो शुतुरमुर्ग है। ओके। शरीर का सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर एनामील होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। कितना होता है? 4 कोष्ठीय होता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। राइट। अगले पॉइंट में देखें, मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 70% जल पाए जाते हैं। जितने भी मनुष्य के शरीर में जो भी पाए जाते हैं इसमें 70% लगभग 65 से 70% आप कह सकते हैं जल ही पाए जाते हैं। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स साइंस के कुछ रहे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अगले पार्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपका पार्ट 1 है। अगला पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अभी जस्ट हमारे इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल AZ सीटेड पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित होते रहें। ओके।